सेशन में हमने ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर फेज की शुरुआत की थी 1858 से 1905 का ये दौर। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ये सारे ही लीडर्स जो है वो मॉडरेट लीडर्स कहलाते हैं। पिछले सेशन में हमने देखा कि कैसे नेशनलिज्म की भावना जो है वो उजागर हो रही है, कैसे यहाँ पर पढ़े लिखा वर्ग जो है वो भारत की कंडीशन को बहुत से दूसरी डेवलपिंग कंट्री से कंपेयर कर रहे हैं, और कैसे धीरे धीरे करके बहुत सी ब्रिटिश पॉलिसीज जो है वो नेशनलिज्म जो है उसको भारत में राइज कर रही है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ प्रोड्यूसर्स को भी देखा और इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन को भी देखा, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके जरिए इंडियंस की प्रॉब्लम्स को ब्रिटिशर्स तक पहुंचाने का तरीका निकाला गया था। नाउ आगे की डिस्कशन को शुरू करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट मॉडरेट अप्रोच। बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि यहाँ पे कांग्रेस की शुरुआत करने वाले, कांग्रेस को बनाने वाले यहाँ पे जो लीडर्स हैं वो पूरी तरीके से ब्रिटिश अथॉरिटी में ट्रस्ट रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और उनका पूरी तरह से ये मानना है कि ब्रिटिशर्स वाकई में हमारी मदद करना चाहते हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वो हमारी प्रॉब्लम्स जानते नहीं है, हमारी दिक्कतों को जानते नहीं है, हमारे ओपिनियन के बारे में उनको पता नहीं है। तो यही चीजें उन तक पहुंचाना जरूरी है ताकि वो उन चीजों पर काम कर सकें। सो अपनी प्रॉब्लम्स को ब्रिटिशर्स तक रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरे में रहकर यहाँ पे पहुंचाना, याचिकाएं दायर करना है। बेसिकली पेटिशन की हेल्प से यहाँ वो अपनी प्रॉब्लम्स को ब्रिटिशर्स तक पहुंचाएंगे और उन याचिकाओं पर ब्रिटिशर्स काम करेंगे। यानी मॉडरेट लीडर्स वो हैं जो P3 फॉर्मूला फॉलो करते हैं। P3 फॉर्मूला क्या है? P3 फॉर्मूला मतलब पेटिशन, प्ली एंड प्रेयर। वो पेटिशन दायर करते हैं, याचिका दायर करते हैं, और उसके बाद ये आशा रखते हैं कि ब्रिटिशर्स उस याचिका पर काम करेंगे। तो ये उनकी मॉडरेट अप्रोच है। वो यहाँ ब्रिटिश रूल को भारत से खत्म नहीं करना चाहते, उसमें सिर्फ कुछ रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। ब्रिटिशर्स के बारे में वो ये समझते हैं कि ब्रिटिशर्स को अगर हमारी तकलीफों के बारे में पता चलेगा तो वो हमारे लिए जरूर काम करेंगे, क्योंकि वो इंडियन कल्चर, यहाँ के लोग, यहाँ की सोसाइटी के बारे में नहीं जानते हैं। इसी वजह से उनने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो कि इंडियंस के लिए सप्रेसिव थे, लेकिन इंडियंस के लिए सप्रेसिव है इसके बारे में ब्रिटिशर्स को पता नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्म देम ताकि वो रिफॉर्म्स लाकर चीजों में बदलाव ला सके। सो ये मॉडरेट अप्रोच है उनकी। इसके साथ साथ मॉडरेट लीडर्स यहाँ पर भारत की जनता को पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना भी सिखा रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन कैसे क्रिएट किया जाता है? मान लो कि एक एक्ट आया और वो जो एक्ट है वो इंडियंस को पसंद नहीं आ रहा है, इंडियंस उस एक्ट को पूरी तरह से रद्द करवाना चाहते हैं। तो अगर वो भारी मात्रा में भारत के अलग अलग हिस्से से यहाँ याचिकाएं दायर करेंगे उस एक्ट के खिलाफ, ऑब्वियसली दैट इज इक्वल टू पब्लिक ओपिनियन ओनली कि पब्लिक इस एक्ट के फेवर में नहीं है और ब्रिटिशर्स फिर उस एक्ट को खत्म कर देंगे। तो ऐसा यहाँ पे मॉडरेट्स का मानना था, और इसी वजह से वो इंडियंस को पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना सिखाते हैं कि कैसे आप पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कर सकते हैं, कैसे पॉलिटिकल क्वेश्चन कर सकते हैं आप अपनी सरकार से, कैसे याचिकाएं दायर करके अपने जो स्टैंड्स हैं वो ब्रिटिशर्स के सामने रख सकते हैं। सो दैट इज व्हाट दीज मॉडरेट्स एक्चुअली डिड। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत से मॉडरेट्स जो है वो एज इकोनॉमिक क्रिटिक भी सामने आए। इकोनॉमिक क्रिटिक यानी कि भारत की जो इकोनॉमी थी उसको प्रॉपर तरह से एनालाइज करके उन्होंने यहाँ पर काफी सारी चीजें ब्रिटिश अथॉरिटीज के सामने रखी। उनमें से एक थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को सामने रखा। उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पे ब्रिटिशर्स को बताया कि आपकी बहुत सी पॉलिसीज जो हैं उसकी वजह से भारत से जो वेल्थ है वो ब्रिटेन की तरफ ड्रेन की गई है, एंड उन पॉलिसीज में बदलाव लाना जरूरी है। इसीलिए दादा भाई नौरोजी ने कुछ रेमेडीज भी सजेस्ट किए ताकि भारत की इकोनॉमी को बेहतर किया जा सके, जैसे कि सॉल्ट टैक्स हटाना, इंडिया के जो इंडिजीनियस फैक्ट्री ओनर्स हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करना बाहर से आने वाले कंपटीशन से। इसके साथ साथ यहाँ पे मिलिट्री के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, 52% ऑफ टोटल लैंड रेवेन्यू जो इंडिया से कलेक्ट होता है उसका 52% आर्मी पर खर्चा होता है।
तो दादा भाई नौरोजी ने कहा कि उस एक्सपेंडिचर को कम करके उन चीजों को खेती बाड़ी में लगाया जाए, फार्मर्स की मदद की जाए, खेतों में गांव में सेमी फ्यूडल एग्रेरियन सोसाइटी जो है उसको खत्म किया जाए। तभी यहाँ पर भारत में जो इकोनॉमी है वो बेहतर हो पाएगी, लोग जो है वो प्रॉस्पेरियस लाइफ जी पाएंगे। तो ये जो रेमेडीज थे ये सजेशन मात्र थे, यानी कि ये पूरी तरह से ब्रिटिश अथॉरिटीज पर था कि वो उसके ऊपर किसी तरह का एक्शन लेते हैं या नहीं। इसके बाद आप यहां देखेंगे कि काफी हद तक जो मॉडरेट्स हैं वो इंडिया की जनता को ये भी बताते हैं कि एज अ सिटीजन ऑफ दिस ब्रिटिश इंडिया यू डू हैव सम सिविल राइट्स। आपके कुछ हक हैं, आपके कुछ अधिकार हैं, और उन अधिकारों को, उन राइट्स को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट का काम है। अगर उन राइट्स का वॉयलेशन होता है तो आप सरकार के पास जा सकते हैं उन राइट्स को रिस्टोर करवाने के लिए, आप कोर्ट्स में जा सकते हैं। तो इस तरह से भारत की जनता को कॉन्शियस करना, टू डिफेंस देयर सिविल राइट्स, ये चीज भी मॉडरेट्स ने ही की। मॉडरेट्स ने काफी हद तक ये भी सजेस्ट किया कि ज्यादा से ज्यादा करके यहाँ पे जितने भी ऑफिसेज हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के इंडिया में, उन्हें इंडियनाइज किया जाना चाहिए। यही नहीं, बहुत से ऐसे मजदूर जो काम की तलाश में भारत से बाहर गए, दूसरी कंट्रीज में फंस गए हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम भी ब्रिटिश अथॉरिटीज का ही है। मॉडरेट्स ने यहां पर पहली बार स्वराज का कंसेप्ट सामने रखा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्वराज एक ऐसा शब्द है जो कि समय समय पर बदलता रहेगा, यानी इसकी जो डेफिनेशन है वो समय समय पर बदलती रहेगी। फिलहाल जो स्वराज मॉडरेट्स ने कॉइन किया है, इस स्वराज का मतलब सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में वो रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इंडियन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मांग कर रहे हैं, और उनके लिए स्वराज्य सिर्फ यहीं तक सीमित है। ऑब्वियसली ये जितनी भी चीजें वो मॉडरेट्स कर रहे थे वो कानून के दायरे में रहकर कर रहे थे, वो किसी तरह के रूल्स ब्रेक नहीं कर रहे थे, वो प्रॉपर तरह से मीटिंग्स करते थे और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में ही विश्वास रखते थे। लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट जो है वो कुछ हद तक प्रेशर फेस करती है, क्योंकि मॉडरेट्स काफी पॉपुलर होते जा रहे थे जनता के बीच, और इसी कारण वो इंडियन काउंसिल एक्ट लेकर आती है 1892 का। और पिछले सेशंस में मैं आपको बता चुकी हूं कि इंडियन काउंसिल एक्ट जो था वो बेसिकली एक तरह की कैंडी, एक तरह की टॉफी के बराबर है, जो कि एक बार फिर से सामने लाई जा रही है। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के बाद 1892 का जो ये एक्ट है, ये यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो दायरा है, जो मेंबरशिप है, उसको बढ़ा देता है। 1861 के एक्ट के बाद अब यहां पर कुछ पावर्स भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को दी जा रही है। अब भी लेजिस्लेटिव काउंसिल एक तरीके से एडवाइजरी बॉडी ही है, लेकिन वो बजट डिस्कस कर सकते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे कि 10 से 16 आई एम रियली सॉरी 10 से 16 मेंबर्स जो हैं वो अब इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो सकते हैं, ना 10 से कम और ना 16 से ज्यादा, और वो बजट डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन बजट के लिए वोटिंग नहीं कर सकते। तो ये चेंजेस जो हैं वो इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत 1892 में किए गए, लेकिन मॉडरेट्स इन रिफॉर्म से ज्यादा खुश नहीं थे और उन्होंने यहां पर नारा दिया नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का। उन्होंने कहा कि हम और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं इन काउंसिल्स में। जैसा मैंने आपको कहा था, इनके लिए स्वराज्य जो वर्ड है उसका मतलब है मोर रिप्रेजेंटेशन इन दिस काउंसिल्स, ताकि इंडियंस की प्रॉब्लम्स को ब्रिटिश अथॉरिटीज के सामने बेहतर एफिशिएंट तरीके से रखा जा सके। तो ये था मॉडरेट फेज। एक तरीके से काफी लोग इसको फेलियर मानते हैं, इस फेज को फेलियर मानते हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू। ये स्टेप है, चीजें इवॉल्व होंगी और ज्यादा बेहतर तरीके से आप चीजें आगे आते हुए देखेंगे। हम कह सकते हैं कि आगे आने वाली जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स है उनकी नींव यहां रखी जा रही है। पहली बार यहां पर इस तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है कुछ पॉलिसीज को, पर हाँ बिना रोड पर उतरे, बिना किसी तरीके का वायलेंस किए, प्रॉपर तरह से रूल्स के दायरे में रहकर ये सारी चीजें की जा रही हैं।
आगे आने वाले सेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे कांग्रेस की ही कुछ लीडर्स जो हैं वो जो मेथड यहाँ कांग्रेस फॉलो कर रही है उससे बहुत दुखी हो जाएंगे और यहाँ पर एक नए मेथड को अंजाम देंगे, एक नया फेज जो है हम डिस्कस